नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज हम एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित ज्योग्राफी की क्लास शुरू कर रहे हैं और आज हम ज्योग्राफी की क्लास 6 के चैप्टर 2 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम में सभी प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जिस चैप्टर पे हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर है लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हिंदी में इसको बोलते हैं अक्षांश एवं देशांतर। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव रीड दैट अवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट ए स्फीयर। पिछला जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा कि जो अपना प्लैनेट है अर्थ, ये स्फीयर फॉर्म में नहीं है, यानी कि ये गोलाकार नहीं है। अर्थ का जो आकार है वो गोलाकार नहीं है, ठीक है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्क इन द मिडिल। अगर हम लोग पृथ्वी के आकार की बात करें तो जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो वहां पे जो पृथ्वी है वो थोड़ी चिपटी हुई है, ठीक है। और अगर हम लोग मध्य की बात करें तो मध्य में जो पृथ्वी है उसका आकार थोड़ा सा उभरा हुआ है। ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल इन मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। आप सभी ने ग्लोब देखा होगा, तो जो ग्लोब है वो वास्तविक जो हमारी अर्थ है उसका जो है वो प्रतिरूप होता है, ठीक है ना। ग्लोब जो है वो अर्थ का प्रतिरूप होता है, यानी कि अर्थ को हम लोग छोटे फॉर्म में ग्लोब में देख सकते हैं। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब जो है वो स्थिर नहीं होता है, यानी कि ठीक है वो फिक्स नहीं होता है, वो घूमता रहता है। उसमें बीच में एक सुई जैसी लगी रहती है जिसके चारों तरफ जो ग्लोब है वो घूमता रहता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। अगर हम लोग ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पे जो कंट्रीज हैं यानी कि जो देश हैं, कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप और ओशियन यानी कि जो महासागर हैं, उनको उनके सही आकार में दिखाया जाता है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन ए स्फीयर लाइक द अर्थ एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट ए प्लेस ऑन इट, ठीक। अगर हम लोग बात करें पृथ्वी के समान किसी आकार की किसी गोले की, तो पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की जो स्थिति है उसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। तो अब जो ये क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है, ठीक है। अगर पृथ्वी पे हमें किसी जगह की जो है किसी लोकेशन को बताना है कि ये कहाँ पर ये देश स्थित है या फिर ये महासागर कहाँ पे स्थित है, तो फिर हम कैसे बता सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस, ठीक। हमें जो है कुछ बिंदुओं और रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है पृथ्वी पर किसी भी जगह की लोकेशन जो है उसको सही से बताने के लिए। वी विल नोटिस दैट ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, ठीक। अगर आपने ग्लोब ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एक सुई जो है वो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में लगी होती है, जिसको जो है वो क्या कहा जाता है, एक्सिस, यानी कि अक्ष कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पैसेस आर 2 पोल्स एंड दे आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक। अगर हम लोग ग्लोब की बात करें तो जो ग्लोब पे वे दो जो पॉइंट होते हैं जहां से ये सुई जो है गुजरती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके से कि ये ग्लोब है, ठीक है ना, तो ग्लोब पे इस तरीके से एक सुई जैसी जो है वो लगी रहती है। तो उसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। अभी हम आगे जो है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। अगर हम लोग ग्लोब की बात करें तो जो ग्लोब है वो इस सुई के चारों ओर जिस प्रकार पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक उसी प्रकार घूमता है। द रियल अर्थ हैज नो सच निडल एंड इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे इस प्रकार की कोई सुई नहीं होती है, लेकिन पृथ्वी भी अपने जो है अक्ष के जो है वो चारों ओर घूमती है, जो कि एक जो है क्या है, इमेजिनरी लाइन है, यानी कि एक जो है वो काल्पनिक रेखा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अक्षांश, ठीक। तो अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इन इट टू 2 इक्वल पार्ट्स। अगर हम लोग जो है बात करें एक अन्य काल्पनिक रेखा की, तो पृथ्वी पे एक अन्य जो है काल्पनिक रेखा होती है जो ग्लोब को बिल्कुल 20 से 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे कि इस प्रकार से अगर आपने ग्लोब देखा तो ग्लोब को 20 से 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, ठीक है ना। तो दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। तो ये लाइन जो ग्लोब को या फिर पृथ्वी को
20 से दो बराबर भागों में डिवाइड करती है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। हिंदी में इसको कहा जाता है विषुवत रेखा या फिर इसको जो है हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फेयर। तो जो ये लाइन जो है पृथ्वी को 20 से दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो इसके जो उत्तर का भाग है, आप याद रखेंगे क्योंकि ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे जो है वो साउथ होता है, तो इसके जो ऊपर का भाग है, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर भाग, उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध। और जो इसके नीचे का भाग है उसको हम लोग बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान रखेंगे जो इक्वेटर है तो इक्वेटर के जो ऊपर का भाग है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इक्वेटर यानी कि जो भूमध्य रेखा के नीचे का भाग है उसे हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। ये जो दोनों ही गोलार्ध हैं ये बिल्कुल जो है इनका जो साइज है वो एक बराबर होता है। Next point है कि the equator is an imaginary circular line and it is a very important reference point to locate places on the earth। अगर हम लोग भूमध्य रेखा की बात करें तो जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ठीक है, याद रखेंगे कैसा वृत्त, एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पॉइंट है। ठीक है, आर parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes। ठीक है, तो जो ये विषुवत जो व्रत है, ठीक है ना, विषुवत व्रत से ध्रुवों तक की जो भी समानांतर जो है रेखाएं होती हैं उनको हम लोग अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, एक बार इसको आपको ग्राफ के तरीके से आप समझ लीजिए। जैसे कि पृथ्वी को हमने 20 से दो बराबर भागों में डिवाइड किया इक्वेटर से। अब जो ये लाइंस पैरेलल बनी होंगी जो कि ध्रुवों तक जाएंगी, ऊपर भी और नीचे भी, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश रेखाएं। ये सभी जो लाइंस हैं ये क्या कहलाएंगी, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। जो ये लैटिट्यूड्स हैं यानी कि जो अक्षांश रेखाएं हैं इनको जो है मापा जाता है किसमें, इनको डिग्री में मापा जाता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो जो ये इक्वेटर है इसका जो इक्वेटर को हम लोग जो इसकी जो माप है वो कितनी है, वो है 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसे ही इक्वेटर कहा गया है, यानी कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे ही इक्वेटर कहा जाता है। The distance from the equator to either of the pole is 1/4 of a circle round the earth। अगर हम लोग जो है इक्वेटर से जो है, ठीक है, इक्वेटर से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी की बात करें तो ये पृथ्वी की जो कुल दूरी है उसका 1/4 है। ठीक है, कितना है उसका 1/4। तो इट विल मेजर एज 90 डिग्री। तो आपको पता है कि अगर एक सर्किल हम लोग पूरा करते हैं तो वो 360 डिग्री होता है और ये उसका जो है 1/4 है। तो 360 डिग्री का जब हम लोग 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 90 डिग्री। तो इट विल मेजर एज 90 डिग्री, यानी कि जब इक्वेटर से आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो ये 90 डिग्री नॉर्थ पे जाएंगे तो ये आपको पड़ेगा नॉर्थ पोल, और जब 90 डिग्री साउथ में आएंगे तो आपका पड़ेगा साउथ पोल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। ठीक है, तो यानी कि जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है तो वो उत्तरी ध्रुव जो है पर स्थित है, और जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है वो कहां पे स्थित है, वो दक्षिणी ध्रुव पर जो है वो स्थित है। ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड सिमिलरली आर पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो इक्वेटर के ऊपर की जितनी भी लाइंस हैं, ठीक है, ये इक्वेटर है और इक्वेटर के ऊपर की जितनी भी लाइंस हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा, और इक्वेटर के जो नीचे की रेखा है इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब चूंकि ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो यहां से भी 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 करके जाएगा, और नीचे भी 0 के बाद में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 करके जाएगा। तो यानी कि वही सेम नंबर्स ऊपर भी हैं और सेम नंबर्स नीचे भी हैं, पर डिफरेंस क्या है कि ऊपर नॉर्थ है और नीचे क्या है, नीचे साउथ है। ठीक है, तो बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इन इंडिया एंड बेलो होरिजेंटे इन ब्राजील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। अब अगर हम लोग बात करें चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र भारत में स्थित है और बेलो होरिजेंटे जो कि ब्राजील दक्षिण अमेरिका में स्थित है, तो ये दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं। बस पर क्या है, जो चंद्रपुर है ये 20 डिग्री नॉर्थ में है इक्वेटर के, यानी कि ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि जो बेलो होरिजेंटे है ये जो है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर
स्थित है। तो इसको हम लोग मैप में आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको मैप में देखेंगे या फिर हम लोग इसके बारे में कहेंगे, बात करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि वी से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो हॉरिजेंटे इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। क्योंकि जब हम लोग इसको मैप में या फिर ग्लोब पे देखेंगे तो इक्वेटर से हम लोग जो ऊपर जाएंगे तो 20 डिग्री ऊपर भी रहेगा, लेकिन ये 20 डिग्री नॉर्थ कहलाएगा, और 20 डिग्री नीचे भी रहेगा तो ये 20 डिग्री साउथ कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप इसको ग्लोब में जो है इसको हम लोग जो है फिगर में समझते हैं अच्छे से। तो आप सबसे पहले याद रखेंगे पृथ्वी पे ऊपर जो है वो होता है नॉर्थ, और यहाँ पर है साउथ, यहाँ पर है ईस्ट और यहाँ पे है वेस्ट। जब भी हम लोग मैप देखेंगे अर्थ का तो ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, इस तरफ ईस्ट होगा और इस तरफ वेस्ट होगा। इक्वेटर जो हम लोग अभी बात कर रहे थे तो ये बीच में लाइन है, इसको हम लोग इक्वेटर बोलेंगे। इक्वेटर के जो नॉर्थ का भाग है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और इक्वेटर के जो नीचे का भाग है इसे हम लोग बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये सब जो पैरेलल लाइंस हैं ये जो है इक्वेटर के पैरेलल्स लाइन, तो जो इक्वेटर के नॉर्थ में है इनको हम लोग बोलेंगे नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और जो इक्वेटर के साउथ में इनको हम लोग बोलेंगे सदर्न लैटिट्यूड्स। तो ये कहलाएंगी उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और ऐसे नीचे क्या कहलाएंगी, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। चलिए थोड़ा सा हम लोग और इसको डिटेल में जो है वो समझते हैं। अब आप देखिए कि जो बीच में इक्वेटर है, ठीक है ना, तो इक्वेटर का जो मान है वो होता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, जिसको हिंदी में मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। जब इससे हम लोग थोड़ा सा ऊपर की ओर जाते हैं तो 23.5 नॉर्थ जो लैटिट्यूड है उसको हम लोग जो है बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, जो ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, तो ये 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड है, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक रेखा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कटिक रेखा। और 90 डिग्री नॉर्दर्न जब लैटिट्यूड पे हम लोग जाएंगे तो ये आपका उत्तरी ध्रुव होगा। ये 90 डिग्री नॉर्दर्न जो है वो लैटिट्यूड है। इसी प्रकार जब हम लोग इक्वेटर से नीचे आते हैं साउथ की तरफ तो 23.5 डिग्री पे जो है 23.5 साउथ लैटिट्यूड जो है वो जो है कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। ठीक है, और जब हम लोग जो है इससे थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो 66.5 साउथ जो लैटिट्यूड है उसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक। ठीक है ना, ये कहलाती है अंटार्कटिक रेखा। तो ये लैटिट्यूड्स हैं, अक्षांश रेखाएं, जिनको आप इस ग्राफ से आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स की, यानी कि महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध की। तो बिसाइड्स द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो अगर हम लोग इक्वेटर की बात करें, उसके अलावा नॉर्थ पोल, साउथ पोल की हम लोग बात करें, तो इनके अलावा भी जो है 4 जो है वो प्रमुख जो है लाइंस होती हैं ग्लोब पे, जो मैंने आपको अभी पहले बताया इससे पहले वाली फिगर में। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में इसको कर्क रेखा बोलते हैं, तो इसका 23 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 23 डिग्री जो है नॉर्थ पे जो आपका नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में स्थित है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है रेखा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। ठीक इसी प्रकार जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है मकर रेखा, तो वो 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है, साउथर्न हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। आर्कटिक सर्किल की बात करें तो आर्कटिक जो सर्किल है तो 66.5 जो है डिग्री नॉर्थ पे है ये इक्वेटर के, और ये आपका जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। और अगर हम लोग जो है बात करें अंटार्कटिक सर्किल की, तो जो अंटार्कटिक सर्किल है तो वो 66.5 डिग्री साउथ में है इक्वेटर के, और ये सदर्न जो है हेमिस्फेयर में स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के, यानी कि पृथ्वी के ताप कटिबंध की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है दोपहर के सूर्य की बात करें तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य में, इनके बीच में जितने भी अक्षांश हैं, तो सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में जो है वो ठीक सर के ऊपर होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में जितने भी बीच में अक्षांश पड़ेंगे तो उनमें जो सूर्य है वो दोपहर में एक बार ठीक सर के ऊपर जरूर होगा। तो अब चूंकि सर के ठीक ऊपर सूर्य होगा तो इसलिए इस क्षेत्र में जो सूर्य की हीट है वो सबसे ज्यादा आएगी। ठीक है ना, तो दिस एरिया रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इट इज कॉल्ड द टॉरिड जोन।
ठीक। तो जब सबसे ज्यादा हीट आएगी तो सबसे ज्यादा गर्मी भी यहीं पर होगी, सबसे ज्यादा ऊष्मा भी यहीं पे मिलेगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। हिंदी में इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन, यानी कि उष्ण कटिबंध। नेक्स्ट पॉइंट है कि द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑफ एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद अगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो कर्क रेखा के ऊपर, और दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो मकर रेखा के नीचे किसी भी अक्षांश पर जो दोपहर का सूर्य है वो कभी भी ठीक सर के ऊपर नहीं होता है, यानी कि वहां पे जो सूर्य की रोशनी है वो एकदम बिल्कुल ठीक जो है सर के ऊपर नहीं पड़ती है। ठीक है ना। द एंगल ऑफ द सन गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल। जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे जो ये सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो रोशनी है वो सीधे ना पड़ के कैसे पड़ती हैं? वो तिरछी पड़ती हैं। ठीक है ना। और धीरे धीरे कम होती जाती हैं। ठीक। The areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. तो इसी प्रकार जो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी जो ध्रुव है या फिर जो है आपकी जो आर्कटिक रेखा है उसके जो बीच का एरिया है वो, और जो आपका दक्षिणी गोलार्ध में जो आपकी मकर रेखा है और जो आपकी अंटार्कटिक रेखा है उसके जो बीच का एरिया है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन्स, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आर कॉल्ड फ्रिजिड जोन्स। तो उसके बाद में अगर हम लोग जो है उत्तरी गोलार्ध में हम लोग बात करें आर्कटिक सर्किल से लेके जो आपका उत्तरी ध्रुव है वहां तक, और अगर हम लोग जो है दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो उसमें जो आपका अंटार्कटिक जो रेखा है वहां से लेके दक्षिणी ध्रुव तक, तो इसके जो बीच का एरिया है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रिजिड जोन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शीत कटिबंध। यहाँ पे बहुत अत्यधिक ठंड पड़ती है, इस वजह से इसको शीत कटिबंध कहा जाता है। चलिए इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि ये आपके जो बीच में है ये आपके इक्वेटर है, यानी कि 0 डिग्री जो आपकी लैटिट्यूड है इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। अब जब इक्वेटर से आप ऊपर की ओर जाएंगे तो 23.5 नॉर्थ जो आपका लैटिट्यूड है ये आपकी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसी प्रकार जब आप नीचे आएंगे इक्वेटर से तो ये आपकी है 23.5 जो है साउथ लैटिट्यूड, जो कि आपकी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है ना। तो इसके जो बीच का एरिया है सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो इसी स्थान पर पड़ती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन, या फिर इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंध। अब जो आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इससे जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आपकी जो पड़ेगी ये पड़ेगी आपकी आर्कटिक रेखा, तो यानी कि जो कर्क रेखा और जो आर्कटिक रेखा के जो बीच का एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। फिर उसके बाद में ये आपकी जो आर्कटिक रेखा है और जो आपका उत्तरी ध्रुव है तो इसके जो बीच का एरिया है इसको हम लोग फ्रिज जोन बोलेंगे, लेकिन ये आपका कहलाएगा उत्तरी शीत कटिबंध। क्या कहलाएगा? उत्तरी शीत कटिबंध। ठीक इसी प्रकार जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो आपकी ये अंटार्कटिक रेखा है इसके बीच के एरिया की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका कहलाएगा साउथ टेम्परेट जोन। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे इसको? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और जो आपका ये अंटार्कटिक रेखा है और जो आपका दक्षिणी ध्रुव है इसके जो बीच का एरिया ये भी फ्रिज जोन में आएगा, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी शीत कटिबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। ठीक है। तो टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। तो ग्लोब पर जो है किसी भी स्थान की जो है पोजीशन बताने के लिए हमें जो है अक्षांश के अतिरिक्त भी जो है कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। टोंगा आइसलैंड इन पैसिफिक ओशियन एंड मॉरिशस आइसलैंड इन इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ। अगर हम लोग टोंगा आइसलैंड की बात करें तो टोंगा आइसलैंड जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है और मॉरिशस आइसलैंड जो कि हिंद महासागर में स्थित है, ये दोनों ही 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित हैं। अब लेकिन जो आपका 20 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, तो अगर हम लोग जैसे कि ग्लोब में देखें तो ये इक्वेटर है और ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। तो मान लीजिए कि
डिग्री जो साउथ लैटिट्यूड है वो ये लाइन है, ठीक है। अब इस पे जो आपका टोंगा आइलैंड है वो आपका यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और आपका जो मॉरिशस है आइसलैंड वो भी आपका यहाँ और यहाँ किसी भी स्थान पर हो सकता है। तो एग्जैक्ट हम कैसे बताएंगे, तो हमको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर हमें जरूरत पड़ेगी लॉन्गिट्यूड्स की। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग एक लाइन से खींच देते हैं तो ये लॉन्गिट्यूड्स हो जाएगा। अब इस पॉइंट का जब आपको पता होगा तब आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर टोंगा आइसलैंड है या फिर यहाँ पर मॉरिशस है, ठीक है। तो in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole, ठीक है। तो अब हमको क्या करना होगा कि इनकी सही स्थिति जो है उसको पता करने के लिए हमें ये पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली जो लाइन है तो वो वहां से ईस्ट या वेस्ट में इन स्थानों की जो दूरी है वो कितनी है, ठीक है ना। तो these lines are references all are called the meridian of longitude, ठीक है। तो जो ये लाइंस हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे देशांतरी यामुत्तर, या फिर इनको हम लोग देशांतर रेखाएं भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। अगर हम लोग जो है बात करें देशांतर रेखाओं की तो देशांतर रेखाएं हैं तो इनको भी जो है वो डिग्रीज में ही जो है इनको मापा जाता है, ठीक है। ईच डिग्री इन फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स, ठीक है। तो इसका जो प्रत्येक जो डिग्री है तो उस डिग्री को मिनट में हम लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं और मिनट को हम लोग जो है वो सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्ट्रिक्टली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकेम जीरो एट द पोल्स। अगर हम लोग देशांतर रेखाओं की बात करें तो जो देशांतर रेखाएं हैं तो इनके बीच की जो दूरी है वो लगातार घटती रहती है ध्रुवों की ओर जाने पर, और ध्रुव पर जाने के बाद इनकी जो दूरी है बीच की वो जीरो हो जाती है, ठीक है। इसको हम लोग ग्राफ से समझ सकते हैं। देखिए इस तरीके से अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं इस तरीके से तो ये आपकी जो है सभी लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो आप देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स जो भी लाइंस हैं उनके बीच में जो सबसे ज़्यादा गैप है वो आपको दिखेगा इक्वेटर पर। यहाँ पे बीच में आप देखेंगे गैप जो है वो क्या है, ज़्यादा है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे ये गैप जो है क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और ध्रुवों पे आके ये गैप बिल्कुल एकदम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सभी ये लाइन्स जाके वहां पर आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर हम लोग जो है बात करें अक्षांश रेखाओं की तो अक्षांश रेखाओं से जो है अलग जो है ये जो देशांतरी रेखाएं हैं या फिर देशांतरी को यामोत्तर भी बोलते हैं तो इनकी जो लंबाई है वो बराबर होती है। जबकि अक्षांश रेखाओं की अगर हम लोग बात करें तो उनकी जो लंबाई होती है वो ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है ना। लेकिन जो देशांतर रेखाएं इनके बीच की लंबाई क्या होती है, वो बराबर होती है। हाँ, देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ध्रुवों की ओर जाने पर हमेशा घटती जाती है, ठीक है ना। तो अब चूंकि जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी जो लंबाई है सभी रेखाओं की वो क्या है, बराबर है, तो इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। तो इसलिए देशांतर रेखाओं को जो है इनको जो है मुख्य संख्याओं में अगर हम लोग व्यक्त करना चाहें तो काफी ये जो है कठिन है, ठीक है ना। तो all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich and this meridian is called the prime meridian। तो फिर अब इससे जो है इसको सही करने के लिए क्या किया गया कि जितने भी देश हैं, ठीक है ना, जितने भी देश हैं उन्होंने डिसाइड किया कि जो ग्रीनविच, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रीनविच है ये इंग्लैंड में स्थित है, इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, तो लंदन के पास में ये प्लेस है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच से जो गुजरने वाली देशांतर रेखा है, ठीक है ना, तो उसको जो है 0 डिग्री देशांतर बोला जाता है। याद रखेंगे जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो कहां से गुजरती है, ग्रीनविच से गुजरती है, और उसका मान क्या रखा गया, उसका मान रखा गया 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। तो वहीं से हम क्या है कि 180 डिग्री ईस्ट या फिर 180 डिग्री वेस्ट तक जो है इनको जो है वो देशांतर रेखाओं को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे इट वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड, ठीक। तो अब जो आपका ये जो ग्रीनविच है, तो ग्रीनविच से हम लोग जब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पड़ेगी, और जब से हम लोग वेस्ट में जाएंगे तो 180 डिग्री आपकी पश्चिमी देशांतर रेखा मिलेगी, ठीक है। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, द ईस्टर्न हेमिस्फेयर
एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अगर हम लोग देशांतर रेखाओं की बात करें तो जैसे कि ये आपका ग्लोब है और ये आपकी देशांतर रेखा है, तो आपकी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कि ग्रीनविच से गुजरती है, तो ये भी अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। इधर वाला जो भाग है कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध, जबकि इसके जो इधर का भाग है ये कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर यानी कि आपका पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। द 180 डिग्री ईस्ट एंड द 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। अगर हम लोग बात करें ग्लोब की, तो ये जो है आपकी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये आपकी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, लेकिन ये दोनों ही रेखाएं जो हैं ये एक हैं। जब आपको पता है कि पृथ्वी गोल है, तो अगर इस स्थान से आप चलना शुरू करते हैं इस लाइन की तरफ, तो घूम के आप उसी पोजीशन पर आएंगे। तो जब इस तरफ हम लोग जाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे 180 डिग्री ईस्ट, और जब इधर जाएंगे तो बोलेंगे 180 डिग्री वेस्ट। तो आप याद रखेंगे जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है और जो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, ये दोनों ही जो हैं वो एक ही रेखाएं हैं। ठीक है, इसको आप लोग इस तरीके से ग्राफ देखिए समझ सकते हैं। तो अब जो ये बीच में रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, और 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये जो है लंदन के पास में जो ग्रीनविच है वहां से गुजरती है, और अभी आगे आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के जो समय का निर्धारण है वो भी इसी रेखा से ही होता है। जैसे जैसे हम जो है इसके ईस्ट में बढ़ते हैं वैसे वैसे इसका जो इसके जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो सबसे लास्ट में जो है वो आपकी है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है ना, और इसी प्रकार से हम लोग वेस्ट में जाएंगे तो भी इसके नंबर्स बढ़ते जाएंगे, और जो सबसे लास्ट में आपको मिलेगी वो आपकी मिलेगी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है, कितनी? 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि देशांतर और समय की। जैसा मैंने आपको बताया कि देशांतर रेखाओं से ही समय का निर्धारण होता है पूरी वर्ल्ड का, तो किस तरीके से होता है ये इसको देखते हैं। तो द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मोमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। समय को मापने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो पृथ्वी, चंद्रमा एवं जो बाकी जो प्लैनेट हैं उनकी गति है। ठीक है, द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर हम लोग सूर्य की बात करें तो आपको पता है कि जो सूर्य है, ठीक है ना, तो सूर्योदय और जो सूर्यास्त है ये डेली होता है। ठीक है ना, सूर्योदय सूर्यास्त क्या होता है? डेली होता है, और पूरे विश्व में समय का निर्धारण करने का ये सबसे अच्छा एक साधन है। ठीक है, लोकल टाइम कैन बी रेकनॉट बाय द शेडो कास्ट बाय द सन विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। ठीक, स्थानीय समय का अगर हम लोग बात करें कि लोकल टाइम की अगर हम लोग बात करें तो जो लोकल टाइम है उसका जो है सूर्य के द्वारा बनने वाली जो शेडो है यानी कि जो छाया है उससे आसानी से लगाया जा सकता है। आपको पता है कि दोपहर में छाया सबसे छोटी होती है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो छाया है वो सबसे लंबी होती है, तो इससे टाइम का थोड़ा सा जो आइडिया है वो लगाया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम हम लोग इससे नहीं बता सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज the sun at the highest point in the sky, all the places along the meridian will have midday or noon। ठीक, तो ग्रीनविच पर स्थित, ग्रीनविच पर जो है स्थित जो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो वहां पर जिस समय जो है सूर्य आकाश में सबसे ऊंचे पॉइंट पर होगा तो उस समय 0 डिग्री जो आपकी देशांतर रेखा है वहां पर सभी स्थानों पर जो है वो क्या होगी? दोपहर होगी। ठीक है, याद रखेंगे जब ग्रीनविच रेखा पे सूर्य एकदम ठीक ऊपर होता है तो ग्रीनविच रेखा पर पूरे वर्ल्ड में जो भी आपके जो स्थान होंगे वहां पे क्या होगी? दोपहर होगी। आपको पता है कि जो अर्थ है वो वेस्ट से अर्थ ईस्ट की ओर क्या होती है? रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। ठीक है ना, अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो आपको पता है कि जो अर्थ है वो कैसे रोटेट हो रही है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो ये जो ग्रीनविच है, तो ग्रीनविच से जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका जो समय है वो हमेशा क्या होगा? प्लस में होगा, और जब भी ग्रीनविच से आप जो है वेस्ट में जाएंगे तो आपका समय जो है वो क्या होगा? माइनस में होगा। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप इस पॉइंट पे हैं, आपके सामने ये पॉइंट है, तो पृथ्वी जब लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है तो कुछ देर के बाद में ये पॉइंट घूम के यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब जो है यहां पर जो मान लीजिए कोई एक पॉइंट और है तो कुछ देर के बाद ये पॉइंट यहां पर ठीक आपके सामने आ जाएगा। तो यानी कि जब अर्थ लगातार रोटेट हो रही है तो अब जब ग्रीनविच से हम लोग जाएंगे ईस्ट की तरफ तो टाइम प्लस होगा, और जब हम लोग इसके वेस्ट में जाएंगे तो टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, ये किस तरीके से होता है इसको भी आगे समझते हैं। तो द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स।
ठीक है। अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो अर्थ अपना जो एक चक्कर है अक्ष का वो पूरा करती है लगभग 360 डिग्री का 24 घंटे में। एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री हो गया तो उसको वो 24 घंटे में पूरा करती है। तो आप कह सकते हैं कि 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे में अर्थ जो है वो चलती है, ठीक है ना। अगर 360 डिग्री पूरा करती है 24 आवर्स में, यानी कि 15 डिग्री जो है वो पूरा करेगी 1 आवर में। और आप ये भी कह सकते हो कि 1 डिग्री जो है वो कितनी देर में चलती है, तो 1 डिग्री जो है वो चलती है 4 मिनट में। तो याद रखेंगे कि 1 डिग्री देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। यानी कि अगर आप जो है एक देशांतर पर खड़े हैं, वहां से आप जो है दूसरे देशांतर पर जाते हैं तो समय में जो है वो कितना अंतर आ जाएगा, वो 4 मिनट का अंतर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम की। तो द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर, ठीक है। अगर हम लोग जो है मानक समय की बात करें तो अलग अलग जो आपकी जो देशांतर रेखाएं हैं वहां पर जो मानक समय होता है, उनका जो स्थानीय समय होता है, लोकल जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है। तो इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉसेस सर्वर लॉन्गिट्यूड्स। तो बहुत से देशांतरों से होकर जो गुजरने वाली जैसे कि आपकी जो रेलगाड़ियां हैं तो उनके लिए टाइम टेबल जो है वो तैयार करना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। इन इंडिया फॉर इंटेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में गुजरात के द्वारका और असम का जो डिब्रूगढ़ है उनका जो लोकल टाइम है उसमें लगभग 1 घंटे और 45 मिनट का अंतर है, ठीक है ना। कितना? 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है आपका गुजरात में और आपका असम में। तो अब ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अब आपको मालूम है कि आपका डिब्रूगढ़ जो है असम वो ईस्ट में स्थित है भारत के, और जबकि आपका जो द्वारका है गुजरात वो आपका वेस्ट में स्थित है। तो इसीलिए जो देश से बीच से गुजरने वाली जो आपकी लॉन्गिट्यूड है यानी कि देशांतर रेखा है उसको ही हम लोग जो है मानक समय रेखा मानते हैं, ठीक है। तो इट इज नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ ए कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। तो अब क्या करेंगे कि ये आवश्यक हो जाता है कि देश से मध्य भाग से जो होकर गुजरने वाली कोई भी देशांतर रेखा हो उसी को देश की जो है वो मानक समय रेखा जो है वो माना जाए, और वहीं से पूरे जो उस कंट्री है वो जो देश है उसका समय का निर्धारण होता है। तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो आपकी 82.5 डिग्री ईस्ट आपकी लॉन्गिट्यूड है, ठीक है ना। याद रखेंगे इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक। तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है उसको भारत में जो है प्रधान देशांतर रेखा माना गया है भारतीय समय के लिए, ठीक है ना। तो याद रखेंगे भारत के समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा से होता है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। द लोकल टाइम एट द मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री एंड इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो अब जो है अगर हम लोग बात करें भारत की तो ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है तो इसका जो टाइम है उसको ही पूरे देश का मानक जो समय है वो माना जाता है, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की। तो भारत की जो मानक देशांतर रेखा है तो आपको पता है कि इंडिया जो है लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.5 east in 5 hours and 30 minutes ahead of GMT, and it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in the London। अभी आपको मैंने पहले बताया था कि 15 डिग्री जो है वो दूरी तय करने में, 15 डिग्री देशांतर चलने में अर्थ को जो है वो 1 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो अब जैसे कि ये ग्लोब है तो ये आपकी 0 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड है यानी कि जो है आपकी मुख्य देशांतर रेखा है। तो यहाँ से जब हम ईस्ट में जाएंगे तो टाइम जो है वो इंक्रीज होगा, जब वेस्ट में जाएंगे तो टाइम आपका डिक्रीज होगा। तो इंडिया आपको पता है कि इंडिया जो है वो ग्रीनविच से ईस्ट में स्थित है, और इंडिया जो है ग्रीनविच से 82.5 डिग्री ईस्ट में स्थित है। तो मान लीजिए कि इंडिया जो है वो यहाँ कहीं पर स्थित होगा, ठीक है ना। तो अब जो है 15 डिग्री बराबर 1 आवर, तो इसीलिए जो है जब आप कैलकुलेट करेंगे 82.5 डिग्री तो आपका 5 hours and 30 minutes अहेड आएगा ग्रीनविच से, GMT से। तो यानी कि जब यहाँ पे दोपहर का 12 बजा होगा ग्रीनविच पे तो अपने यहाँ भारत में उस समय शाम का 5:30 बजा होगा। और जब इन्होंने जो इसमें जो एग्जांपल दिया है कि जब दोपहर में भारत में शाम को बज रहा है 7:30, तो यहाँ पे लंदन में कितना टाइम हो रहा होगा, तो आप 5.5 घंटे यहाँ से आप लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 बजे दोपहर, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो भारत का समय है वो ग्रीनविच से प्लस 5:30 है यानी कि 5.5 घंटे आगे है IST GMT से।
इन रशिया देर आर 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। अगर हम लोग रशिया की बात करें तो रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि वहाँ पे 11 मानक समय हैं। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में केवल एक ही मानक समय है। अगर आप बात करें जम्मू की तो जो समय जम्मू में होगा वही समय कन्याकुमारी में होगा, जो समय आपका द्वारिका में होगा वही समय आपका डिब्रूगढ़ में होगा। समय भारत में चेंज नहीं होता क्योंकि भारत में एक ही टाइम जोन है। अगर हम लोग लेकिन रशिया की बात करें तो रशिया में 11 टाइम जोन हैं। आपको पता है कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश रशिया है, तो इसलिए वहां पर 11 टाइम जोन है। ठीक है, और एक टाइम जोन जो होता है वो 24 आवर्स का होता है। याद रखेंगे, एक टाइम जोन कितने आवर का होता है? 24 आवर्स का। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच, एंड ईच जोन कवर जो है 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को जो है मैंने आपको बताया कि 24 टाइम जोन में बांटा गया है, और हर टाइम जोन जो है वो 15 डिग्री जो आपका लॉन्गिट्यूड है उतना एरिया जो है वो कवर करता है। 15 डिग्री देशांतर का एरिया कवर करता है एक टाइम जोन, क्योंकि 15 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में ही पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें, और आप इस वीडियो को फेसबुक एवं व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।